भविष्य निधि यानी ईपीएफ नौकरी करने वालों के लिए रिटायरमेंट की जमा पूंजी है। ये जमा हो रहा है या नहीं, इसकी खबर रखनी जरूरी है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं ईपीएफओ अकाउंट का बैलेंस? अगर सैलरी से पीएफ कटने के बाद जमा नहीं कर रहा है आपका एम्प्लॉयर इसको, तो आप क्या करें? ईपीएफओ के तहत पेंशन कैसे मिलता है? और जब आप नौकरी डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसके ब्याज का क्या होता है? साथ ही में ई नॉमिनेशन की याद बार बार आपको ईपीएफओ क्यों दिला रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिटायर्ड कर्नल संजीव गोविला। थैंक यू सो मच कर्नल सर, आपने वक्त निकाला आज मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मैं ये संदेश अपने शो के जरिए देना चाहती हूँ, मुझे लगता है आप भी अग्री करेंगे कि हमें अपनी ईपीएफ का बैलेंस हमेशा चेक करते रहना चाहिए, वो अपडेट हो रहा है या नहीं। आपका एम्प्लॉयर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे काट रहा है, जो योगदान आपसे ले रहा है, वो डाल रहा है नहीं। आपको क्या लगता है ये जरूरी है ना? और आप ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए क्या सलाह देते हैं? कौन कौन से विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी, आपको और मनी 9 को बहुत धन्यवाद करता हूं और दर्शकों का भी अभिवंदन नंदन करता हूं कि मुझे यहाँ आपने बुलाया। ईपीएफओ जो बहुत इम्पोर्टेंट एक एम्प्लॉयज के लिए इन्वेस्टिंग एवेन्यू है, सेविंग एवेन्यू है, रिटायरमेंट की सेविंग के लिए एवेन्यू है, उसके लिए बुलाया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सभी जो भी ईपीएफओ में डालते हैं अपना लगातार चेक करते रहिए बैलेंस। और बैलेंस सिर्फ इसलिए नहीं होता है चेक करना कि आपका एम्प्लॉयर उसमें डाल रहा है कि नहीं। अधिकतर कंपनी ऐसा कभी नहीं करती हैं कि वो ना डालें। मैं भी एक कंपनी रन करता हूँ, इस तरह की चीजें कभी, बहुत कम कंपनीज हैं जो इस तरह से नहीं करती हैं। लेकिन आपको खुद तो सावधान रहना ही रहना है। ये कि जो कुछ भी आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो आपको पता रहे। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है कि अच्छा बैलेंस बन जाता है, तो ये मोटिवेशन आता है, अच्छा भी और डालना है मुझे इसके अंदर। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी अब ईपीएफओ देता है। वो पुराने जमाने चले गए जहाँ पे कि आपको कुछ नहीं पता होता था, अंधाधुंध बस डाले जा रहे हैं। किसी तरह से अलग अलग तरीके, बहुत छोटे मोटे तरीके से पता लगता था। आजकल ईपीएफओ की बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट पे आपका यूएएन नंबर वगैरह के हिसाब से आपने अपना लॉगिन क्रिएट किया हुआ है, पासवर्ड है, उससे आप बड़े आराम से ये चीज देख सकते हैं। वैसे ईपीएफओ मिस्ड कॉल वगैरह की फैसिलिटी भी देता है जो अभी इस समय काम नहीं कर रही है, लेकिन वेबसाइट उनकी काफी बहुत बढ़िया वेबसाइट है जहां पे एटलीस्ट मुझे या मेरे एम्प्लॉयज को कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है। राइट। आपने जो कहा ना कि मोटिवेशन बना रहता है, इनफैक्ट मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जब वो बहुत डिप्रेस्ड फील हो करते हैं ना, सैलरीड है वो भी, तो वो एक बार अपना ईपीएफ का बैलेंस देख लेते हैं और कहते हैं चलिए रिटायरमेंट के लिए मैं बचा रहा हूँ। तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल राइट कहा। लेकिन आपने कहा कि ऐसे बहुत कम एम्प्लॉयर होंगे जो योगदान लेते होंगे और उसे जमा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते रहते हैं जो हमारे कानों तक पहुंचते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर सैलरी से ईपीएफ काट कर उस पैसे को ईपीएफ में नहीं जमा कर रहा है, तो कर्मचारी को इसकी शिकायत कहां करनी चाहिए? इसकी क्या प्रक्रिया है? इसके लिए रूल्स के अंदर, लॉ के अंदर बड़े अच्छे प्रावधान बने हुए हैं। सबसे पहले, और अगर सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि आपने कंपनी को बताया हुआ है, कंपनी से बात चल रही है और फिर भी काफी समय बाद भी कंपनी इस चीज को नहीं कर रही, इसका मतलब कंपनी के जो तौर तरीके हैं वो ठीक नहीं है, उनके इरादे गलत हैं। तब आपको भी थोड़ा सा कड़ा आ जाना चाहिए। एक सीधा सीधा एक लीगल नोटिस भेज दीजिए कंपनी को, जिसके अंदर पूरी तरीके से आप ब्यौरा दे रहे हैं कि आपने किस तरह से उसको किया है, लेकिन कंपनी ने अपना भाग नहीं किया, जो कि आप सीधा सीधा ईपीएफओ वेबसाइट पे देख रहे हैं। इसके बाद भी, इसके बाद आपको करीब लॉ के हिसाब से 15 दिन आपको वेट करना है। और कंपनी से आपको फिर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती तो आपके पास दो तरीके अवेलेबल हैं। एक होता है एम्प्लॉय कंप्लेंट ट्रिब्यूनल। वो बहुत फास्ट एक्ट करता है और इस तरह की कंपनी के, अमूमन बात है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है आपकी तो और भी उसके पास केसेस आएंगे, वो बड़ा बड़ा फास्ट एक्ट करता है। और अगर आप इसको एक और नॉच ऊपर ले जाना चाहते हैं तो लेबर कोर्ट है। लेबर कोर्ट तो टिपिकली एम्प्लॉयज को फेवर करता है और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट करता है। तो तीन आपके पास प्रावधान हो गए। पहले आप कंपनी से बातचीत करिए प्यार से, नई बात बनती,
लीगल नोटिस भेजिए। उसके 15 दिन में भी कुछ नहीं होता है तो आपके पास एम्प्लॉय कंप्लेंट ट्रिब्यूनल्स है, जिसमें आप डाल सकते हैं, या सीधा बहुत ज्यादा कड़ा रुख लेना चाहते हैं तो लेबर कोर्ट है। राइट। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी साल में एक फैसले में ये कहा था कि अगर कंपनी देरी करती या जमा नहीं करती तो कंपनी को मुआवजा भी देना होगा। ये ईपीएफ के नियम हैं जिसके तहत उन्हें मुआवजा देना हो। तो आपको कड़े कदम उठाने चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता चलता है, आप जब चेक करते हैं कि आपका जो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जमा नहीं हुआ है। कर्नल गोविला, मैं पूछना चाहूँगी, ईपीएफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पेंशन का। ये पेंशन कैसे मिलती है और इसे पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये जब कोई 58 साल का होगा उसके बाद मिलेगी, लेकिन क्या उसे कोई फॉर्म भरना होता है या ये ऑटोमेटिकली उन्हें मिल जाएगी? क्या कोई प्रोसीजर है इसका? जी हाँ। सबसे पहली बात, ये पेंशन की बात कहाँ से आई? अगर आप ईपीएफओ का असली शुरू के रूल्स देखेंगे जो शुरू में लिखे हुए हैं ईपीएफओ के एक्ट के अंदर, तो वहां दिखेगा ईपीएफ शुरू ही बेसिकली पेंशन के लिए किया गया। अभी तो राइट। और बहुत सारे तरीके भी आ गए हैं पेंशन के लिए, लेकिन एक्चुअल ईपीएफ का जो मकसद है वो एम्प्लॉयज को पेंशन देने का है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगी? सबसे पहले एम्प्लॉय ने कम से कम 10 साल काम किया होना चाहिए लगातार, और 58 साल की उम्र तक काम किया होना चाहिए। ये एक्सटेंड हो सकती है, 60 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन आप जो है, वैसे इसमें प्रावधान है कि आप 50 साल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन बात है कि अगर आप 50 साल के ऊपर पेंशन लेने की ऑप्ट करने की बात करेंगे तो आपको काफी कम पेंशन मिलेगी नॉर्मल से। इसके लिए आपको एक फॉर्म होता है 10C फॉर्म। वो 10C फॉर्म आपको करना होता है अगर आप 10 साल की सर्विस है और आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चाहिए, या फॉर्म 10D जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो फॉर्म 10D करना होता है, जिसके बेसिस पे आप अपनी पेंशन शुरू करवाते हैं। और जब एक बार आपकी पेंशन शुरू हो जाती है तो जिस भी बैंक में आपकी पेंशन आ रही होती है तो वहां पे आपको नॉर्मल लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह देते रहना होता है, ये बताने के लिए कि आप अभी भी हैं। जी, और जिसको अब डिजिटल भी कर दिया गया है। अब मैं जी। आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी की नौकरी छूट जाए, हमने कोविड के दौरान देखा कई लोगों को अपनी जॉब में परेशानी का सामना करना पड़ा, ईपीएफ में अगर ब्रेक आ गया और कुछ समय बाद वो फिर से एक नौकरी रीजॉइन करते हैं, तो ये जो ब्रेक पीरियड रहा है उसमें क्या होता है? क्या ईपीएफ में तो कॉन्ट्रीब्यूशन तब बंद हो जाएगा, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, फिर आपको सैलरी मिलनी शुरू होती है, तो ये जो गैप पीरियड है उसके बाद आप नई कंपनी में जब ज्वाइन करेंगे, नया काम जब शुरू करेंगे, इस समय क्या होगा ईपीएफ का? देखिए, ईपीएफ जो है ये सारी चीजों को ध्यान में रखता है, क्योंकि हजारों लाखों लोग हैं जो जिनके साथ इस तरह की चीज होती रहती है। तो ईपीएफ में बड़े स्मूथ, बहुत बढ़िया प्रावधान किए हुए हैं। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं या दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक चीज ये होती है कि या तो आप एक थोड़े पीरियड बात कर रहे हैं या लंबे पीरियड बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए आप उसके अंदर प्रावधान दिए हुए हैं। आपको एक फॉर्म 11 होता है, वो फॉर्म 11 फिल करना होता है कि भाई आप अभी भी ईपीएफ के पार्ट हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं ईपीएफ का पार्ट। और अगर आप कंपनी जैसे चेंज कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो उसके लिए फॉर्म 13 होता है। फॉर्म 13 से आप क्या करते हैं कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो आपके यूएन के अंदर लिखा हुआ है उसकी जगह नई कंपनी का नाम लिखवा देते हैं, ताकि नई कंपनी की कंट्रीब्यूशन उसी अकाउंट में जाए, ये ना हो कि एक और अकाउंट आपको बनाना पड़े। और जो भी आपका बैलेंस पिछली कंपनी के साथ चल रहा था वो सीमलेसली आपकी नई कंपनी के उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, वो उसमें पैसे डाल सकते हैं। और ये चीज बड़े आसानी से ऑनलाइन प्रोसेस से भी हो जाती है। ये फॉर्म्स वगैरह वाला सारे कुछ ऑनलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल है। और अगर ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन रुक जाता है तो उस पर हमें ब्याज तो नहीं मिलता होगा? मतलब अगर जॉब ए से कोई जॉब बी में जा रहा है और बीच में गैप आ गया है कुछ साल का, 1 साल का, 2 साल का, तो अकाउंट में तब आपके जो पैसे रखे हुए उस पर ब्याज आपको मिलेगा? बिल्कुल। इसका भी है, खासकर लेडीज के साथ ये बहुत होता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो लेडीज अपना एक ब्रेक लेना चाहती हैं, तो ये बड़ी बड़ी कॉमन सी चीज है जो लगातार कंपनीज के अंदर होती रहती है।
ईपीएफ के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिसकंटिन्यू हो गया जी, आपका ये अकाउंट बस अब तो बंद हो गया, अब तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। ईपीएफ जो है ये इनएक्टिव हो जाता है 58 ईयर्स की एज पे, मतलब 55 साल की रिटायरमेंट एज प्लस 3 ईयर्स का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड अगर होता है तो 58 पे जाके ये इनएक्टिव हो सकता है। लेकिन कहीं भी मैं ईपीएफ अकाउंट खत्म होने की बात नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए आपने कुछ ज्यादा ही लंबा गैप ले लिया और 3 साल से ज्यादा का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं गया, तो आपका जो भी एक्युमुलेटेड अमाउंट था उस पर 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। उसके बाद उसको इनएक्टिव मान लिया जाता है। लेकिन ये नहीं कि वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता, बड़े आराम से आप उसका दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अपने अपने मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं। आप दूसरी जगह जाकर के एक जॉब ले रहे हैं, आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी सब कुछ किया जा सकता है। इन ऑपरेटिव करके ये नहीं होता है। तो यानी कि ईपीएफ अकाउंट के डिसकंटिन्यू होने की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ 3 साल का अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। आगे आप नौकरी ज्वाइन करेंगे फिर से ये रीस्टार्ट हो सकता है। कर्नल सर, मैं आप पूछना चाहूंगी ई नॉमिनेशन के बारे में। ईपीएफओ बार बार जो है इसकी याद दिला रहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़पेपर पर, वेबसाइट्स पर। हम बार बार ये देख रहे हैं कि जल्दी से अपनी ई नॉमिनेशन को पूरा कीजिए। तो क्या ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया था? क्या लोग नहीं करते हैं नॉमिनेशन दाखिल, और ये कितना ज़रूरी है ये हम सब समझ रहे हैं? या जिन लोगों ने नॉमिनी दाखिल कर रखा है पहले ही, तो उन्हें भी ई नॉमिनी करना है क्या? मतलब ये ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया किसके लिए है, क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ये जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो ई नॉमिनेशन की बातचीत इतना ज्यादा चल रही है, ये आपके ही हित में है। अगर कोई कुछ हो जाता है आपको एकदम से, तो ईपीएफ किसको पैसा देगा? ईपीएफ को तो नहीं पता, ईपीएफओ को तो नहीं पता कि किसको पैसा देना है। तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़े आराम से देख सकते हैं आपका नॉमिनेशन हो रखा है कि नहीं। अपने यूएन के अंदर आप जाके लॉग इन करके आप देख सकते हैं कि आपका नॉमिनेशन हो रखा है कि नहीं। अगर आपने पहले नॉमिनेशन किया हुआ है, ई नॉमिनेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका नॉमिनेशन नहीं है। ईपीएफओ को नहीं पता कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो किसको पैसे देने हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ई नॉमिनेशन नहीं हो, अगर आपका नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो आप ई नॉमिनेशन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईपीएफओ और एडवर्टाइज करना। तो ध्यान रहे, अगर ईपीएफओ में आपने अब किसी को नॉमिनी नहीं नियुक्त किया है तो ये आपको तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। अभी कोई डेडलाइन नहीं है इस काम के लिए, डेडलाइन जो थी उसे हटा दिया गया है, लेकिन नॉमिनी अप टू डेट रखें क्योंकि ये आपके लिए ही फायदे की बात होगी। और अब हम रुक करेंगे अपने दर्शकों के सवालों का। कर्नल संजीव कोविला हमारे साथ बने हुए हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को रखते हैं उनके सामने। बकुल परमार का पहला सवाल लेकर आते हैं। बकुल की उम्र 29 साल है। बता रहे हैं कि मुझे नौकरी करते हुए अभी 1 साल का ही वक्त हुआ है। महीने में सारे खर्चे करने के बाद अभी करीब 6 से 7 हज़ार रुपए की बचत कर पा रहे हैं। ये निवेश की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि पहला निवेश कैसे सिलेक्ट करें। अभी कोई तय गोल्स भी इनके नहीं है, यंग है, अभी अभी नौकरी शुरू की है। कर्नल सर, क्या सलाह देंगे आप? सबसे पहले तो बकुल, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि 1 साल की नौकरी के बाद आप खुद ही इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अधिकतर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपके इस समय कोई गोल्स आपको नहीं पता लग रहे, और यही टाइम बेस्ट है जब आप सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी में जब फिर आप आगे जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी तो वो अपने आप चीजों को टेक ओवर कर लेंगी। मैं आपको कहूंगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपके लिए है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को पूरी तरीके से अपना लीजिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर 4 से 5 फंड्स होते हैं। आप इंडेक्स फंड्स लीजिए, लार्ज कैप फंड्स लीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, और अगर आप कुछ आपको थोड़ा उतार चढ़ाव अगर आप सहन कर पाए तो एक मिड कैप फंड ले लीजिए। ये बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, सब जगह दिया हुआ है कि कौन से अच्छे फंड्स हैं, उनके अंदर डाल दीजिए। अगर आपको ज्यादा अंदाजा नहीं है तो इक्वल डाल लीजिए। मान लीजिए आप 4 फंड्स लेते हैं, 6,000 रुपए डाल रहे हैं, 1500 सब में डाल दीजिए। और साल में एक बार, अगर आप कर सकते हैं तो साल में 2 बार उसको रिव्यू कर लीजिए, फंड ठीक चल रहे हैं कि नहीं।
और मार्केट उतार चढ़ाव को बिल्कुल मत सोचिए। राइट, चलिए बकुल, तो आपका प्लान तो तैयार है। यहाँ पर अपने पैसों को और डिवाइड कीजिए छोटे छोटे अमाउंट में और सिप्स कर लीजिए। पारुल सिंह का सवाल हम लेकर आते हैं। अब भोपाल से हैं पारुल, बता रही हैं कि मेरी सालाना सैलरी अभी करीब 7 लाख रुपए है। मेरे पास एक टर्म प्लान है जिसके तहत 50 लाख रुपए का मैंने कवर लिया हुआ है। मेरी अगले साल शादी होने वाली है, मैं विदेश शिफ्ट कर रही हूँ। इस लाइफ टर्म प्लान का अब मैं क्या करूं? इसे लैप्स हो जाने दूं, सरेंडर करूं, क्या करना चाहिए पारुल को? देखिए पारुल, सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर आपने एक टर्म प्लान लिया है तो किसी भी कंट्री में आप चली जाएं और आपको कुछ हो जाता है तो वो टर्म प्लान का प्रॉपरली पे आउट होगा, उसी तरीके से पे आउट होगा जैसे इंडिया के अंदर होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए आप यूएस जा रही है, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी कंट्री जा रही है, मान लीजिए आप यूएस जा रही है। अब 50 लाख रुपए जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो यूएस के $60,000 के आसपास हुआ। अब यूएस के अंदर एक इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना $60,000 जो है एक कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मेरी तरफ से आपको यही कहना रहेगा कि अगर आप इसको चलना चाहती हैं तो इसके साथ चल लीजिए, लेकिन जिस भी कंट्री में जा रही हैं वहां के हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस प्लान और ले लीजिए, क्योंकि ये अगर आप डेवलप्ड कंट्री में जा रही हैं वहां के लिए एक बहुत छोटा अमाउंट है एज अ लाइफ कवर। ठीक है, तो ये इन्हें डिसकंटिन्यू कर लेना चाहिए। शी कैन जस्ट स्टॉप पेइंग द प्रीमियम। कर सकते हैं अगर वो इसको डिसकंटिन्यू करना चाहती हैं, लेकिन जैसे उनकी 31 साल की उम्र है तो मुझे लगता है कि इसका प्रीमियम भी उनके लिए बहुत कम होगा। अगर वो चलाना चाहती है चला सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच कर्नल गोविला, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, बहुत सारी काम की बातें बताई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रियंका, आपका भी, मनी 9 का भी और सारे दर्शकों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। राइट, थैंक यू सो मच सर।